Hello, dear students. Now we are about to study chapter number 8 of physics 12th class. Okay, and this chapter is Tarque on current loop, moving coil galvanometer. इसको डिटेल स्टडी करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें हैं जिसके आधार पर हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। वो ये है कि हमने इतना देखा है पिछले चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 7 में, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं तो डेफिनेटली उस पर फोर्स लगता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं थीटा एंगल बनाते हुए, इस पर एक फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। हम लोग इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। अब हुआ क्या चीज, अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगता है तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रख दें, अब वो रेक्टेंगुलर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, स्क्वायर शेप में हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। अब अगर इसमें करंट फ्लो होता है तो चूंकि जैसे ये एक कंडक्टर है और इस पर फोर्स लग रहा है, वैसे ये भी एक कंडक्टर है, इस पर भी एक फोर्स लगेगा। ये भी एक कंडक्टर है, इस पर भी एक फोर्स लगेगा। ये भी एक कंडक्टर है, इस पर भी फोर्स लगेगा। ये भी एक कंडक्टर है, इस पर भी एक फोर्स लगेगा, चूंकि कंडक्टर सारे मैग्नेटिक फील्ड में है। अब हुआ क्या चीज कि इनमें जो करंट का डायरेक्शन है और इनमें जो करंट का डायरेक्शन है, दोनों अपोजिट है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो डेफिनेटली इन साइड्स पर जो फोर्स लगेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इन साइड्स पर जो फोर्स लगेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, और ऐसे ही इन साइड्स पर भी जो फोर्स लगेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, इन दोनों पर भी, चूंकि इनमें भी करंट का डायरेक्शन डिफरेंट है। अब बड़ी बात क्या है क्या कि जो हमारा कॉइल होता है आमतौर पर, अब अगर इस पर मान लेते हैं ऊपर फोर्स और इस पर नीचे फोर्स, और नेट फोर्स 0 हो गया, इस पर ऊपर और इस पर नीचे, फिर नेट फोर्स 0 हो गया। चूंकि दोनों की वर्किंग लाइन क्या है, सेम है, क्रिया रेखा सेम है। बट अगर हम बात करते हैं इन साइड्स की, अगर मान लेते हैं कि इस पर जो फोर्स है वो इनवर्ड है, अंदर की ओर, और इस पर फोर्स क्या है, आउटवर्ड, बाहर की ओर, और आप देख लें इसका फोर्स अंदर और इसका फोर्स बाहर, लेकिन दोनों की वर्किंग लाइन सेम नहीं है। एक की वर्किंग लाइन ये है और एक की वर्किंग लाइन ये है, दोनों डिफरेंट वर्किंग लाइन पे हैं। मेरा हाथ है, ठीक है ना, और हाथ पर एक फोर्स इस तरफ और एक फोर्स इस तरफ, तो डेफिनेटली घूम जाएगा मेरा हैंड। और ये डिफ्लेक्टिंग कपल हुए विक्षेपक बलयुग्म बना देते हैं, जो कॉइल को रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं, इस पर और इस पर इनवर्ड और आउटवर्ड लगने वाली फोर्सेस। यानी हमने कहा क्या कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये अगर कोई कॉइल रखी हुई है फील्ड में तो उसको रोटेट करा सकते हैं, घुमा सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में, गैल्वेनोमीटर बनाने में, एमीटर बनाने में, वोल्ट मीटर बनाने में, धारा मापी, जिससे धारा नापेंगे, विभव मापी, विभव मापेंगे, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापेंगे। समझ लीजिए, विभव मापी नहीं बनाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए वोल्ट मीटर बनाएंगे, विभव मापेंगे, विभवांतर नापेंगे, और क्या नापेंगे, करंट नापेंगे। इसी प्रिंसिपल का यूज करेंगे कि जब किसी कॉइल को कहां रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो डेफिनेटली उस पर एक डिफ्लेक्टिंग कपल लगता है, उस पर एक बलून का आघूर्ण लगता है उनकी साइड्स पर, जो उनको क्या कर देता है, ऐसे रोटेट कर देता है। समझाया तो मैंने, ये हम लोग को स्टडी करना है इस चैप्टर में डिटेल्ड में, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा इसको स्टडी करना। चले, आप क्या स्टडी करते हैं, आपको स्टडी करना है कि कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसमें कोई करंट कैरिंग कॉइल रखा होगा, मतलब एक कॉइल जिसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है बेटा, और उस पर जो टार्क्यू लगता है, टार्क्यू मतलब आघूर्ण लगता है, जो कॉइल को रोटेट करा देता है। मतलब समझ पाए होंगे आप एक तरीके से कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है और अगर आप ध्यान दें, इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल या फिर कोई स्क्वायर शेप्ड कॉइल है, और इस कॉइल में हम करंट फ्लो करा देते हैं, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में है, मान लेते हैं कि इसमें करंट हो रहा है I एम्पियर, और इसकी ये लेंथ है L, या फिर ये ब्रीथ है B, और ये लेंथ है L, ठीक। अब हुआ क्या चीज कि जब आपने इसमें करंट फ्लो कराया, मैं इसका नाम दे देता हूं जैसा आप कहें,
PQRS। अब देखिए जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है बेटा, तो डेफिनेटली आपको चीज बता दूं कि इन साइड्स पर फोर्स लग रहा होगा। F इज इक्वल टू IBL, ये फोर्स लगेगा। F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, ये फोर्स है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले QR पर फोर्स निकालते हैं। QR पर जो फोर्स लगेगा मैं दिखाता हूं आपको। FQR इज इक्वल टू IBL साइन कितना डिग्री, 0 डिग्री, क्योंकि करंट भी इधर ही है, फोर्स भी इधर ही है, मतलब फील्ड भी इधर ही है, ठीक है ना। और B और L के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री, यानी इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इस साइड पर देयर इज नो एनी फोर्स अप्लाइड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, ओके। एंड नाउ ऑन PS, सो FPS, यस, IBL साइन 180, करंट इस तरफ, फील्ड इस तरफ। तो जो फोर्स है साइन 180 की वैल्यू 0, कोई फोर्स नहीं लग रहा। इस कंडीशन में जब ये जो हमारा प्लेन है, प्लेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन जो है वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन यानी सही बात कहें तो एरिया वेक्टर। जो हमारा प्लेन है, प्लेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। मैंने देखा इस चीज को QR और PS पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और डेफिनेटली अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो कम से कम इन दोनों साइड से मैं फ्री। अब बात करते हैं किस पर बेटा, PQ पर, और किस पर, RS पर बात करते हैं। आइए, FPQ IBL साइन, आप देखें करंट ऊपर और फील्ड इधर, एंगल 90 है। करंट ऊपर, फील्ड इधर, एंगल 90 है, साइन 90। सर ये हो जाएगा IBL। और आपको पता है कि साइन 90 पर F मैक्स होता है, मैक्स होता है। टू मेनी टाइम्स आई कैन राइट नाउ हियर दैट इज F1, मैं चाहूँ तो इसको F1 भी लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब निकाल लेते हैं क्या बेटा, RS पर जो फोर्स लग रहा है, ये भी फोर्स निकाल लेते हैं। साइन कितना, 90, करंट नीचे है, फील्ड इस तरफ है, एंगल 90 होगा, साइन 90 1 होता है। तो RS साइड पर जो फोर्स लग रहा है वो IBL लग रहा है, वो भी F मैक्स है। मैं उसको F2 से दिखा दे रहा हूँ। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को लगा करके। ये फील्ड है, ये करंट है। देखिए PQ पर करंट ऊपर है, ये दिखा रहा है, फील्ड इस तरफ है, फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की ओर, इनवर्ड फोर्स लगेगा। इस पर जो फोर्स लगेगा, मैंने क्रॉस बनाकर दिखाने की कोशिश की है, फोर्स इनवर्ड लगेगा, ठीक है ना। अब जगह नहीं है, मुझको ऐसे लिखना पड़ेगा। इस पर फोर्स इनवर्ड लग रहा है, और इस पर जो फोर्स लगेगा, चूंकि करंट नीचे है, इसमें करंट ऊपर था, तो आउटवर्ड लगेगा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। F2 ये हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं क्या चीज देख पा रहा हूं कि दोनों की वर्किंग लाइन सेम नहीं है। एक की वर्किंग लाइन यहां है, जैसे मेरी कलम देख पा रहे हैं वही है वर्किंग लाइन, और इसकी वर्किंग लाइन यहां है। एक यहां पर वर्किंग लाइन अंदर की ओर, एक वहां पर वर्किंग लाइन कहां की ओर, बाहर की ओर, यानी दोनों वर्किंग लाइन डिफरेंट है, सेम लाइन नहीं है। भाई हम कहते हैं कोई चीज इधर से अंदर जाए, मेरे इधर से अंदर जाए और यहां से बाहर आ रही है, तो दोनों की वर्किंग लाइन सेम कहां है, एक यहां घुस रही है और निकल वहां रही है, तो वर्किंग लाइन सेम नहीं हुआ ना। वर्किंग लाइन सेम कब होता कि यहीं से ऐसे, इसी पॉइंट पर एक इधर आए और उसी पॉइंट पर एक इधर आए, सेम पॉइंट पर दोनों दाएं बाएं, तो वर्किंग लाइन क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ वर्किंग लाइन क्या नहीं है, सेम नहीं है। अगर वर्किंग लाइन सेम नहीं है तो क्या होगा बेटा, ये दोनों एक कपल बना देंगी फोर्स का। जब ऐसा होता है कभी कि दो डिफरेंट फोर्सेज या फिर सेम फोर्सेस, इक्वल फोर्सेस हैं, F1 इज इक्वल टू F2, ठीक है ना, क्या करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, लेकिन उनकी वर्किंग लाइन, ये है इसकी वर्किंग लाइन, ये इसकी वर्किंग लाइन, दोनों की वर्किंग लाइन सेम नहीं है, तो फिर जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो रोटेट कर जाता है, घूम जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा। ऐसे ही ये भी है, इनकी वर्किंग लाइन सेम नहीं है, इस पर अंदर की ओर, इधर बाहर की ओर। बस क्या होगी, ये जो आप ये वाला एक्सिस देख रहे हो ना, इस एक्सिस के अराउंड ये घूम जाएगा, ऐसे 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 घूमेगा, क्लॉकवाइज ऐसे घूम जाएगा, जब करंट ऐसे क्लॉकवाइज है, समझ गए। इस रोटेशनल एक्सिस के अराउंड ऐसे अराउंड घूम जाएगा, ये रोटेशनल एक्सिस इसी के अराउंड घूम जाएगा। किसने घुमाया, इस कपलिंग फोर्स ने, जो कपलिंग फोर्स किससे बना है, F1 और किससे, F2 से मिलकर बना हुआ है, ठीक है बेटा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये जो F1 F2 जो घुमा रहा है, इसको डिफ्लेक्टिंग कपलिंग फोर्स बोलते हैं। F1 और F2 जो इस कॉइल को रोटेट कर रहा है, ये डिफ्लेक्टिंग कपलिंग फोर्स है, विक्षेपक बलयुम का आघूर्ण है, जिसने कॉइल को रोटेट कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या चीज, जब कॉइल रोटेट करने लगा तो एक कंडीशन ऐसा हुआ कि कॉइल की ये पोजीशन आ गई। कौन सी पोजीशन मैं आपको दिखा रहा हूं, एक कंडीशन ऐसा भी होगा, कॉइल की ये पोजीशन आ जाएगी। अभी तो कॉइल ऐसी पोजीशन में है, फील्ड इस तरफ है, और एक समय ऐसा हो जाएगा कॉइल घूम जाएगा तो कॉइल ऐसी पोजीशन पर आ जाएगा, ये पोजीशन कॉइल की, और ये मैग्नेटिक फील्ड का। तो फील्ड इधर है और कॉइल का प्लेन ये है, दोनों पैरेलल नहीं है, फील्ड इस तरफ है और ये कॉइल का प्लेन है, फील्ड इस तरफ और ये कॉइल का प्लेन है, दोनों पैरेलल एक दूसरे के नहीं है।
यानी जो आपकी कॉइल है वो कुछ एंगल बना रही है, किससे? फील्ड से। वो पोजीशन क्या होगी कॉइल की, हम आपको बना करके दिखाते हैं वो कॉइल की पोजीशन क्या है बेटा। कॉइल रोटेट हो गई और रोटेट होकर इस पोजीशन में आ गई है। मैं आपको समझाया था कैसे रोटेट हो गई, ऐसे थी, ऐसे हो गई है, इस तरीके से हो गई है, ठीक है बेटा। ये देखिए आपका ये बी वेक्टर है। अब मैं आपसे कह चुका हूं अगर इनमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई 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 और आई। अब देखिए जरा इसकी साइड्स पर फोर्स निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले निकाल लेते हैं किस पर, क्यू आर पर और पी एस पर, ठीक है। क्यू आर पर अगर फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है, तो आइए देखते हैं। सर समझ में तो आपको आ रहा होगा कि जो हमारी कॉइल है वो कैसी हो गई है। मैंने फिगर से तो आपको समझाई दिया, ये ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। करंट देख लीजिए इसमें, क्यू आर में ऐसे आ रही है, क्यू आर में ऐसे करंट आ रहा है, ये ठीक है। और फील्ड किस तरफ है, फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है। तो फिर किसका रूल लगाएं, राइट हैंड पॉम का रूल नंबर सेकंड लगाएं। ये करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन और फील्ड का ये है, तो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर लगेगा, ठीक है, फोर्स ऊपर लगेगा। इसको F3 डाल दीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके जस्ट नीचे वाली साइड में करंट आकर ऐसे नीचे आया, तो नीचे आया करंट, इस वाले में इधर है तो फोर्स ऊपर, और इस वाले में करंट इधर है तो फोर्स कहां लगेगा, इधर है, तो फोर्स कहां लगेगा, नीचे लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, जस्ट अपोजिट टू दिस साइड, इस वाली साइड के जस्ट अपोजिट, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, फील्ड का डायरेक्शन सेम। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली साइड पर करंट नीचे लगेगा, कितना, F4 लगेगा। जरा इन फोर्सेस की वैल्यू निकाल लेते हैं। F3 की करंट I है, फील्ड यहाँ पर B है, और इसकी लेंथ जो है मैंने स्मॉल b से दिखाई है, ठीक है ना, स्मॉल b। और एंगल कितना बन रखा है आपको देखना पड़ेगा कि एंगल कितना बन रखा है। तो आप देख लीजिए ये जो है ये फील्ड से कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। कितना बना रही है फील्ड से एंगल, ये है आपका B और ये आपका फील्ड है। तो ये नीली वाली कलम फील्ड है और ये आपकी साइड है, कौन सी साइड है, ये QR साइड है, ये QR, ठीक है ना, QR। तो QR पर एंगल कितना बन रहा है, QR का फील्ड से, ये देखिए ये जो एंगल है दोनों के बीच, इस किताब और इस कलम के बीच जो एंगल है वही है, मान लेते हैं थीटा एंगल है। कितना एंगल है बेटा, थीटा एंगल है। कोई दिक्कत नहीं में, नो दिक्कत सर, थीटा तो साइन थीटा, ठीक है। ये फोर्स कहाँ लग रहा है, ये फोर्स ऊपर लग रहा है F3 के फॉर्म में, ठीक है। और बिल्कुल जस्ट ऐसे इसका अपोजिट PS पर F4 लग रहा है, IBL, इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल b है, इसकी लेंथ वही स्मॉल b, ठीक है ना, साइन थीटा ये भी बना रहा है, ठीक है ना। बशर्ते ये फोर्स F4 कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। तो अब क्या कहा, हर पॉइंट पर F3 लग रहा है ऊपर और हर पॉइंट पर F4 नीचे लग रहा है। मतलब ये फोर्स और ये फोर्स, इन दोनों की वर्किंग लाइन सेम है, F3 और F4। इसकी एक एक पॉइंट पर ऐसा है, हर पॉइंट पर एक एक पॉइंट पर F3 ऊपर F4 नीचे, तो नेट कितना आ गया, 0, चूंकि दोनों की वर्किंग लाइन सेम है। हर एक लाइन की वर्किंग लाइन क्या है, सेम है, ऐसे ऐसे हर पॉइंट पर वर्किंग लाइन सेम है, हर पॉइंट पर फोर्स लग रहा है ऊपर और नीचे। मतलब इस वायर के एक एक पॉइंट पर ऊपर, इस वायर के एक पॉइंट पर नीचे इक्वल फोर्सेस, तो फिर F नेट कितना हो गया, 0। यानी मैं कह सकता हूं कि QR और PS पर कोई नेट क्या नहीं लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है। यानी अब हमारी कॉइल में जो चीज बची वो सिर्फ कौन कौन बची, ये बची PQ और क्या बची बेटा, RS बची है, ठीक है। PQ और RS हमारे पास बची है, तो क्या करें, इन पर जरा निकालते हैं फोर्सेस को। ये देख लीजिए PQ पर, जरा PQ पर निकालते हैं, गौर करिए। PQ पर करंट ऊपर जा रहा है, फील्ड इस तरफ है, एंगल तो 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब इस पर फोर्स जो लगेगा उस फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इस पर फोर्स F1 लग रहा है, ठीक है। PQ पर कितना, I करंट, B, इसकी लेंथ कितनी है आपको पता है, इसकी लेंथ L है। एंगल साइन कितना बन रहा है बेटा, करंट ऊपर और फील्ड इधर, एंगल बन रहा है कितना, 90 बन रहा है। तो इस पर फोर्स कितना हो गया, IBL, साइन 91 होता है, ये इस पर फोर्स हो गया, ठीक है। डायरेक्शन की भी हम बात कर लेंगे आपसे। अब जरा इस पर निकाल लेते हैं, इस पर करंट नीचे है तो वही चीज IBL साइन 90 इसका, बशर्ते नीचे फील्ड इधर है, एंगल 90 बन रहा है, यहाँ पर भी एंगल 90 बन रहा है, IBL, ठीक है ना। अगर आप देख लें तो जो फोर्स F1 है ये इक्वल टू क्या है, F1 इज इक्वल टू क्या है बेटा, F2 है। और ये फोर्सेज हैं IBL, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है। और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, मैं आपको इस बुक से दिखाना चाहूंगा, इस बुक से दिखाना चाहूंगा। देख लीजिए ये हमारी ऐसी है, ये हमारी PQ है, ये हमारी कौन है, PQ है। जरा फोर्स का डायरेक्शन किसके रूल से, राइट हैंड पॉम के रूल नंबर सेकंड से, चाहे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो मैं राइट हैंड पॉम का सेकंड नंबर रूल यूज करूंगा। क्या क्या चीज भैया, फील्ड इधर है, ये अंगुलियां किसको दिखा रही हैं, फील्ड को, एकदम सीधा देखिएगा। और अंगूठा किसको दिखा रहा है, करंट को। यानी फोर्स कहां लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। ऐसे होने पर फोर्स कहां लग रहा है, अंदर की ओर। इस पर फोर्स अंदर की ओर, ये फोर्स अंदर की ओर, इस पर फोर्स अंदर की ओर, बिल्कुल अंदर की ओर, ठीक है ना। तो अंदर की ओर फोर्स लगा। अब अगर आप समझ पा रहे हैं तो इस पर फोर्स अंदर, ये साइड है, इस पर अंदर की ओर फोर्स परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं, प्लेन के परपेंडिकुलर तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये और ये तिरछा थोड़ा। अगर ऐसा होता तो परपेंडिकुलर बिल्कुल ये होता, लेकिन जब ऐसा है तो परपेंडिकुलर ये होगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अगर प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स लगता तो ये होता। तो प्लेन ऐसे, तो ये है, प्लेन ऐसे है,
अगर प्लेन के परपेंडिकुलर लगता तो ये हो जाता परपेंडिकुलर, थोड़ा तिरछा, लेकिन साइड के परपेंडिकुलर, साइड और किसके, फील्ड के, तो फील्ड बिल्कुल सीधा है, फील्ड बिल्कुल ऐसे है सीधे, और करंट ऊपर जा रहा है, तो इनके परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है ना, इनके परपेंडिकुलर ये होगा, ये, ठीक है। और इस पर निकालेंगे तो इसमें करंट ऊपर और इसमें करंट नीचे, तो हद हो गई है, कलम गिर गई। प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं, साइड के परपेंडिकुलर, तो साइड और फील्ड, फील्ड तो आप समझ ही पा रहे होंगे, तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया, और इसके करंट इसमें नीचे उतर रहा है और फील्ड इस तरफ है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता तो ये होता डायरेक्शन जो आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सेम यही, लेकिन साइड और फील्ड के परपेंडिकुलर, तो साइड और फील्ड, फील्ड ऐसे है तो यानी ये होगा, यानी एक फोर्स इस तरफ और एक फोर्स इस तरफ, बिल्कुल वो फोर्सेस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, फील्ड और साइड के परपेंडिकुलर बाहर, और यहां पर फील्ड सीधे, प्लेन की दिशा में फील्ड नहीं है, फील्ड तो इस तरफ है, क्योंकि प्लेन ऐसे हो चुका है, फील्ड इधर है, तो फील्ड और इस साइड के परपेंडिकुलर अंदर की ओर, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक फोर्स इस पर इस तरफ और एक फोर्स इस पर अंदर की ओर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये F1 है अंदर की ओर, और ये F2 है कहाँ की ओर, बाहर की ओर, ठीक है ना, ये बाहर है, इसको ऐसे दिखा दीजिए, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, राइट हैंड पाम के सेकंड रूल से, ये अंदर है, इसको ऐसे दिखा दीजिए। तो दो फोर्सेस हैं, एक अंदर एक बाहर, इसी बोर्ड को मान लीजिए, इसी बोर्ड पर मान लीजिए हमारा बोर्ड ही है, यहां पर बोर्ड पर फोर्स अंदर लगे और यहां पर बोर्ड पर फोर्स बाहर लगे, तो बस बोर्ड ऐसे घूम जाएगा, ठीक है ना, वो कॉइल ऐसे घूमेगा, समझ गए। अब अगर कॉइल ऐसे घूमेगा भैया, तो दो फोर्सेज इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों की वर्किंग लाइन क्या नहीं है, सेम नहीं है। कैसे वर्किंग लाइन सेम नहीं है, आप देख लीजिए वर्किंग लाइन सेम कैसे होता है। देखो एक फोर्स यहां अंदर जा रहा है यहां पर, और एक फोर्स यहां पर बाहर आ रहा है, यानी दो, एक फोर्स इधर निकल रहा है और एक फोर्स इधर जा रहा है, तो दोनों फोर्सेस की कहां वर्किंग लाइन सेम है, एक यहां काम कर रही है, एक यहां काम कर रही है, इसको घुमा देगी, तो वर्किंग लाइन कतई क्या नहीं है, सेम नहीं है। ऐसे है, समझ गए होंगे मेरी बात को, आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। ये बात आपको पल्ले पड़ गई होगी, डेफिनेटली पल्ले पड़ गई होगी, जो इसको रोटेट करेगा। अब हम क्या करेंगे, जरा सा एक काम और करेंगे सर, चूंकि ये बोर्ड 2D है और इस बोर्ड पर जो है ऐसी पोजीशन का, प्लेन की इस पोजीशन का रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं किया जा सकता, और हमको निकालना टार्क्यू है कि इन दोनों कपलिंग फोर्सेस से F1 और F2 से जो इस प्लेन को रोटेट कराएंगी ऐसे, ठीक है ना, इनसे अब डेफिनेटली अगर कोई चीज रोटेट हो ऐसे से ऐसे हो गई, अगर कोई चीज ऐसे से ऐसे हो गई तो रोटेट कर रही है। अब रोटेशन के लिए टार्क्यू चाहिए और टार्क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो टार्क्यू की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों फोर्सेस के ही बेस पर टार्क्यू बनेगा। तो आपको तो पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से बात कैसे निकलता है क्या, इन टार्क्यू कैसे निकलेगा, इस प्लेन पर लगने वाला ये फोर्स, तो इसकी वर्किंग लाइन ये, इसकी वर्किंग लाइन ये, इनके बीच का कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस तो वही है, कौन वाला, स्मॉल b वाला, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो मैं इसको ऐसे ऐसे से ऐसे कर दूंगा। देखो इस साइड पर फोर्स F1 अंदर, इस साइड पर फोर्स F2 बाहर, लेकिन मैं इसको बोर्ड पर बनाने के लिए ऐसे कर दूंगा, तो इस पर F1 ऊपर और इस पर F2 कहां, नीचे। समझ गए इस बात को, जी हाँ। तो ये तो आपने देख लिया, कम से कम इन दोनों साइड्स पर कोई फोर्स नहीं है, इस पर और इसका नेट फोर्स 0 है, इन पर फोर्स था, इसका अंदर F1, इसका बाहर F2, और इसको मैं कैसे करूंगा, इस तरीके से करूंगा, ये F1 ऊपर F2 नीचे, और ये आपको समझ में आ रहा है, ये कौन है, ये B है, ठीक है, ये B है, ये आपका F1 है ऊपर IBL, और नीचे F2 है, ये भी IBL है, ठीक है ना। और जिसको तुम ऊपर दिखा रहे हो असल में ये अंदर की ओर है, चाहो तो ऐसे लिख दो, और जिसको तुम नीचे दिखा रहे हो असल में ये बाहर की ओर है, चाहो तो ऐसे कर दो, ठीक। दोनों फोर्सेस की वर्किंग लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, ये इसकी वर्किंग लाइन, इसका वर्किंग लाइन ऊपर की ओर, ठीक है ना। अब कापी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाता है, कितना भी मैं सीधा करूं सही करूं, ठीक है ना। अब देख लीजिए इनके बीच का, इनकी वर्किंग लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसका नाम A दे दो, इसका नाम B दे दो, इसका नाम C दे दो, ठीक है ना। तो टार्क्यू इस पर कितना लग रहा है, बहुत सिंपल है निकलना। पहली चीज टार्क्यू कैसे निकलेगा, टार्क्यू क्या होता है, फोर्स इन दोनों में से कोई एक, दोनों फोर्सेज इक्वल है, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कौन, BC। अब प्रॉब्लम ये है मेरे पास कि सर फोर्स तो मुझे पता है IBL, लेकिन जो नहीं पता है वो कौन, BC। अब BC कैसे पता लगे, मैं बता रहा हूं। आप देखिए ये प्लेन है हमारा, प्लेन है ना ये, इस प्लेन पर एक लंब खींचो परपेंडिकुलर, चाहे इधर और चाहे इधर, किसी भी डायरेक्शन में। अब जो प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, असल में वही डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेन होगा। इस एरिया का डायरेक्शन कौन होगा, इस एरिया पर जो परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन पर, तो जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा वो B पर भी परपेंडिकुलर होगा, B मतलब इस पर, इस साइड पर, तो B पर लंब मतलब इस एरिया पर लंब, समझ गए।
तो फिर सेम काम वहाँ करूँगा और वही डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, एरिया होगा, एरिया का डायरेक्शन वही होगा। तो देखिए वही काम आप भी करिए भैया। एक लंब ले लीजिए, बहुत सिंपल खींच रहा हूँ, ये यहीं पर खींच ले रहा हूँ, ये यहीं पर खींच ले रहा हूँ, यहाँ नहीं, ये हो गया, लंब ले लिया। अब आप देख लीजिए जो लंब है एन एन डैश, असल में ये परपेंडिकुलर है किस पर, प्लेन पर है, और प्लेन पर है तो बी पर भी है। अगर मैं कह दूं ये परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। इस तल पर खींचा गया लंब फील्ड से कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो डेफिनेटली ये वाला एंगल, इसको जरा सा अलग हटा के लिखते हैं, ये साइड भी है सबको पता है, ये साइड भी है सबको पता है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अब अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये भी होगा 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, होकर रहेगा, वर्टिकल अपोजिट है, शीर्षाभिमुख है। और ये 90 माइनस थीटा और ये कितना है, 90 है, ये 90 है। तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा कितना, थीटा होगा। क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का ये वाला एंगल आपको मिल गया 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल आपको निकालना है और ये वाला एंगल आपको पता है 90। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 180 में से घटा दो 90 माइनस थीटा और 90 भी घटा दो तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस थीटा माइनस 90, सब खत्म हो जाएगा थीटा। ये एंगल थीटा, ये ए पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा बच रहा है। और अगर मुझे ए का एंगल मिल गया, और जबकि मैं जान रहा हूँ थीटा किसके बीच का, थीटा है इस लंब जो किस पर खींचा गया है, सतह पर खींचा गया है, तल पर, तल और फील्ड के बीच का, तल पर खींचा गया लंब और फील्ड के बीच का एंगल है। तो तल पर जो लंब खींचते हैं वो असल में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। समझ गए इस चीज़ को, आपको पता होगा, मैंने बताया था किसी एरिया का जो बाहर की ओर लंब होता है असल में यही डायरेक्शन ऑफ क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। इस एरिया का डायरेक्शन इस पर खींचा गया लंब ही तो है। तो ये असल में जो थीटा है, आप समझ जाइए, जो थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर, फील्ड के बीच का एंगल है। तो भैया आप देख लीजिए, आसानी से मैं निकाल लूंगा BC कैसे, सबको पता है इस ट्रायंगल में ये थीटा हो गया, और एक्यूट एंगल के सामने की जो साइड होती है, एक्यूट एंगल के सामने की जो साइड होती है वो कौन होती है, वो एल्टीट्यूड होती है, लंब होता है, ठीक है ना। और ये जो आपको पता है वो कर्ण है, और इसकी लेंथ कितनी है, B है, हाइपोटेनस। और लंब और कर्ण में संबंध साइन थीटा देता है, एल्टीट्यूड और हाइपोटेनस। एल्टीट्यूड कौन है, BC है, और हाइपोटेनस कौन है, B है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, B साइन थीटा, BC बराबर B साइन थीटा हो जाएगा। और यही BC परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, टाउ इज इक्वल टू IB L इंटू B साइन थीटा। अब अगर आप ध्यान दें सर, L इंटू B ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, और लेंथ इंटू ब्रीथ को एरिया बोलते हैं, और फिर B लिख दीजिए, B बार मैग्नेटिक फील्ड इंटू क्या, साइन थीटा। वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर का मतलब एरिया पर जो लंब खींचा गया है, किसी सतह पर जो लंब खींचते हैं वो उसका डायरेक्शन है। तो सतह पर खींचे गए लंब और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ये मत सोचेगा कि प्लेन और फील्ड के बीच का है, नो, फील्ड तो ये नीली वाली कलम है, लेकिन प्लेन नहीं। प्लेन पर जो क्या खींचोगे, लंब खींचोगे, उस लंब और फील्ड के बीच का एंगल है। ये देखो, इस प्लेन पर जो तुमने लंब खींचा है, और फील्ड किस तरफ होगा, जिधर मैं देख रहा हूं उधर फील्ड है, और ये लंब जो है वो इस पर खींचा गया है। तो जिधर मैं देख रहा हूं उस दिशा, यानी फील्ड और ये लंब, इनके बीच का एंगल है। भैया जरा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पर जगह नहीं है, यहां पर चलते हैं। हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू, या टाउ वेक्टर इज इक्वल टू I A वेक्टर क्रॉस क्या होगा, B वेक्टर होगा। टाउ A वेक्टर और क्रॉस क्या होगा, B वेक्टर होगा। सिंपल हो गया, आ तो गया। हमारा टार्क्यू जो इस पर लग रहा है, इस पर, इसको क्या करने के लिए, घुमाने के लिए, क्लॉक से आ गया। जब करंट क्लॉकवाइज है तो घूम भी कैसे रहा है, क्लॉकवाइज। देखिए जब करंट क्लॉकवाइज है तो ये कॉइल घूम भी क्लॉकवाइज रहा है। और इस बात को बिल्कुल बेसिकली याद रखिएगा, अगर प्लेन ऐसे है, ऐसे प्लेन की ये जो कॉइल है, कॉइल की प्लेन, कॉइल की कौन बेटा, प्लेन अगर फील्ड के पैरेलल है, प्लेन बेटा, कॉइल की प्लेन अगर फील्ड के पैरेलल है तो कॉइल ऐसे रोटेट करता है, समझ के। फील्ड के अराउंड, मतलब फील्ड इस तरफ है
तो फिर बिल्कुल फील्ड जैसा ही घूमेगा इधर, समझ गए। और क्या चीज देखा आपने, अगर ये प्लेन फील्ड के पैरेलल है और इसमें करंट क्लॉकवाइज है तो ये घूमता भी किधर ही है, क्लॉकवाइज ही घूमता है, क्लॉकवाइज ही घूमेगा, याद रखिएगा। ये आपके समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है ना। अब ये जो फार्मूला है टाउ इज इक्वल टू आई ए वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये टार्क्यू का फार्मूला है। टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, ये किसी भी शेप किसी भी साइज के लिए ये टार्क्यू का फार्मूला सेम है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा शेप हमेशा रेक्टेंगुलर रहे, स्क्वायरल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है ना। किसी भी सूरत में, हर कंडीशन में क्या होगा बेटा, हर कंडीशन में टार्क्यू का फार्मूला यही होगा, आई ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। आप जरा सा कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं। क्या चीज, जरा सा इसको डिलीट करने दीजिए फिर आपको, या फिर इसी वक्त समझ लीजिए, जरूरत नहीं है इसको डिलीट किया जाए। देखिए ये देख रहे हैं, ये प्लेन यहां पर था, टार्क्यू लगा, ऐसे हो गया, और जब ऐसे हो गया फील्ड इस तरफ है और प्लेन ऐसे हो गया, इस तरीके से हो गया प्लेन। अब क्या किया जाए, ये देखो फील्ड इस तरफ है, करंट इस तरफ है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, फील्ड इस तरफ, करंट इस तरफ, एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, ठीक है ना। तो इस पर फोर्स ऊपर और इस पर फोर्स कहाँ, नीचे। यानी जब प्लेन फील्ड के परपेंडिकुलर है तो इस साइड पर फोर्स ऊपर और इस साइड पर फोर्स कहाँ, नीचे। तो इन दोनों का नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। दिखा दूं कैसे, राइट हैंड पाम का रूल नंबर क्या, सेकंड। राइट हैंड पाम का रूल नंबर सेकंड। देखो कैसे, फील्ड इस तरफ मेरी हाथ की दिशा, करंट आपकी तरफ जो आप देख रहे हैं गुट्टा, फोर्स कहाँ की ओर, ऊपर, और इस पर देख लीजिए नीचे वाली तरफ, नीचे वाली तरफ। फील्ड इस तरफ, करंट अंदर की ओर, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है ना, करंट अंदर की ओर, फील्ड कहाँ, फोर्स कहाँ, नीचे। तो इस पर ऊपर, इस पर नीचे, वर्किंग लाइन सेम है। जितना ऊपर इस पॉइंट पर ऊपर तो इसी पॉइंट पर नीचे, इस पॉइंट पर ऊपर तो इसी पॉइंट पर नीचे। तो जितना ऊपर उतने नीचे, नेट फोर्स इन दोनों साइड का जीरो हो गया। यानी इस कंडीशन में जब बिल्कुल जो हमारा प्लेन है वो फील्ड के कितना है, परपेंडिकुलर, प्लेन ही फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो इस पर और इस पर नेट फोर्स जीरो हो गया। अब जरा इन दोनों की बात करते हैं भैया। फील्ड इस तरफ है अंदर की ओर, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इस वाली साइड में करंट ऊपर जा रहा है, फोर्स किसकी ओर, मेरी तरफ, अंदर की ओर। और इसमें फील्ड तो इधर ही है, करंट नीचे है, करंट नीचे है, करंट नीचे, फोर्स कहाँ की ओर, आपकी ओर। अब तो बड़ी गजब हो गई, इस पर फोर्स इधर ये, और इस पर फोर्स इधर। अब तो दोनों की वर्किंग लाइन सेम हो गई। अगर यहां पर इधर तो यहां पर पीछे भी इधर, जितना इधर फोर्स, जितना इस साइड पर इधर, उतना इस साइड पर इधर। और इस बार तो वर्किंग लाइन भी सेम है, उसी लाइन पर इधर और उसी लाइन पर इधर। जब वर्किंग लाइन सेम है तो इस बार हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों का भी नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो ना इधर, आप देख लीजिए, जितना फोर्स इधर इतना फोर्स इधर, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, यानी इनका भी नेट फोर्स जीरो और इनका भी नेट फोर्स जीरो। तो अब तो कॉइल पर कोई नेट क्या नहीं लग रहा है, फोर्स ही नहीं लग रहा है। कॉइल घूमेगी कैसे, कॉइल तो खड़ी हो जाएगी ना। यहां से यहां तक जब घुमा के लाए हो तो इसमें मोशन क्रिएट हो गया था, और यहां पर तो मान लीजिए कि इस कॉइल पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, कोई नेट टार्क्यू भी नहीं लग रहा है, इसको कोई घुमाने वाला इस समय यहां पर नहीं है। तो ये आगे घूमेगी कैसे, घूमेगी यहां से यहां तक आने में जो इसमें गति के कारण इनर्शिया आई, जड़त्व आया, यहां पर भले इस पर ना तो नेट फोर्स है कोई और ना तो नेट कोई टार्क्यू है इस समय इस पर कोई जो इसको घुमाएगा। तो ये घूमेगा कैसे, घूमेगा यहां से यहां तक आने में जो इसने मोशन क्रिएट किया था, उस मोशन की जो इनर्शिया है, इसमें इनर्शिया मोशन इस पोजीशन से इसको इधर ले जाएगी, और जैसे इस पोजीशन से इधर गई फिर टार्क्यू लगने लगेगा, फिर घूमेगा। जब ऐसे होगा तो इस समय नेट कोई टार्क्यू नहीं लगेगा, और फिर ये नेट इस समय घूमने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी ये घूमेगा, ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में आएगा। कौन लेकर आएगा, यहां से यहां तक आने में जो टार्क्यू है, ठीक है ना, भाई यहां आने पर कोई टार्क्यू नहीं, लेकिन यहां से यहां तक आने में जो मोशन था इसमें, जो इसमें टार्क्यू लग रहा था, अब इस समय उसमें इनर्शिया आ गई है। मतलब अगर कोई चीज घूम रही है तो घूमती रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। ये मानते हैं कि यहां पर इस पर टार्क्यू लग रहा है, घुमा रहा है, यहां पर टार्क्यू लग रहा है, घुमा रहा है, यहां पर जब आ गया तो इसमें कोई टार्क्यू नहीं लग रहा है जो इसको घुमाए, लेकिन यहां से यहां तक आने में जो पहले इसमें टार्क्यू था, उस टार्क्यू की इनर्शिया मौजूद है इसमें, वो इनर्शिया उसको इस पोजीशन से निकाल ले जाएगी, उबार ले जाएगी, यहां कर देगी, और यहां करते ही जैसे ही इसको क्रॉस करके यहां गया फिर टार्क्यू लगने लगेगा, घूमने लगेगा। समझ सके इस चीज को, जी हाँ। लूप है या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, आप चलिए मैग्नेटिक मटेरियल ना कहिए, कोई लूप मान लीजिए, मटेरियल भी मैग्नेटिक कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं ये है, किसी भी शेप में हो। अब जो इसका साइज है या जो शेप है, कुछ भी हो, पूरे आप एक काम करें, अगर ये मैग्नेट है, मैं आपको बता दूं, अगर ये मैग्नेट है पूरा, तो हर मैग्नेट भी तो छोटे छोटे किससे मिलकर बना है एटम से मिलकर बना है। और एटम्स जो है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, साइकिल। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ रोटेट कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन रोटेट करेगा, करंट। मतलब करंट तो फ्लो होगा ही इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में। अब अगर एक मटेरियल है
तो सारे एटम्स का नेचर भी क्या होगा, सेम होगा। तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन का जो साइकिलिंग का जो डायरेक्शन होगा वो भी सेम होगा। सारे इलेक्ट्रॉन, अगर मैं ऐसा मानता हूं सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में, तो सबके कारण करंट भी सेम डायरेक्शन में, सबके कारण करंट भी सेम डायरेक्शन में। अब अगर सबके कारण करंट सेम डायरेक्शन में, तो मैं कह सकता हूं कि इतना बड़ा मटेरियल या इतना बड़ा मैग्नेटिक मटेरियल या इतना बड़ा जो लूप है, मैं ऐसे कह दूं कि मान लीजिए इन सब में सेम ऐसे ऐसे मान लें कि ये एक लूप है, ऐसे मैं लूप मानता चलूं, इस पूरे मटेरियल को लूप मानता चलूं, ऐसे मैं मानूं कि ये पूरा मटेरियल बहुत सारे लूप से मिलकर बना है। और ये लूप कैसे बने, ये लूप बने इलेक्ट्रॉन्स के क्या होने से, साइक्लिंग करने से। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ तो करंट इस तरफ, ठीक है ना, ऐसे मैं मान लूंगा कि ये लूप कैसे बने, इलेक्ट्रॉन की साइक्लिंग से। मैंने मान लिया कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहा है तो करंट इस तरफ चलेगा। इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ तो करंट इस, अगर इलेक्ट्रॉन किस तरफ कहा तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ तो करंट इस तरफ। भाई अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ तो करंट इस तरफ, सब में करंट का डायरेक्शन, भाई सब में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सेम, ऐसे तो करंट का डायरेक्शन सब में सेम। जैसा आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर। अब आपको सोचना क्या है, अब भैया इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा था तो करंट इधर, इलेक्ट्रॉन पूरे पदार्थ में है क्या, पूरे मटेरियल में है क्या, इलेक्ट्रॉन ही तो है। और एक पदार्थ है तो सारे इलेक्ट्रॉन भी सेम डायरेक्शन में चलेंगे, तो सबके करंट भी सेम डायरेक्शन में। तो मैं किसी भी पदार्थ को, इतने बड़े मटेरियल को छोटे छोटे लूप्स मान सकता हूं। ये सब लूप्स हैं, सबके इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहे थे तो सबका करंट अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर, इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर। अब हुआ क्या, बड़ी बात क्या हुआ कि इसका जो फोर्स होगा वो इसका फोर्स, देखिए दोनों में अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेज हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अगर इस पर फोर्स अंदर तो इस पर फोर्स बाहर, कैंसिल, सब कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। अंदर वाले सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे सब। तो बचेगा क्या, केवल ये वाला फोर्स, ये वाला। देखो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई करंट अपोजिट में बह रहा है, नो, कोई करंट नहीं है। यानी हमको केवल कोर पर मिलेगा करंट, केवल किसमें मिलेगा, कोर पर। इंटरनल करंट नेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई नेट इंटरनल किसी मटेरियल के अंदर, या कोई एक बड़ा सा लूप है उसको हम छोटा छोटा लूप से जुड़ा हुआ मान सकते हैं, किसी भी शेप का हो, छोटे छोटे लूप से मान सकते हैं। और अंदर वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, केवल आउटर एरिया पर, केवल कोर्स पर बचेगा करंट। अब जब केवल कोर्स पर करंट बचेगा, इन कोर मतलब किनारों पर, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो भैया ये भी तो एक लूप हो गया। और अगर क्लॉकवाइज करंट है तो ये लूप ऐसे क्या कर जाएगा, घूम जाएगा ऐसे, ठीक है ना। किसी भी शेप या किसी भी साइज का हो, कौन लूप आपका, किसी भी शेप या किसी भी साइज का हो, या मटेरियल कोई भी, अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है इतना बड़ा, तो मैं क्या कहूंगा भाई, मैं कहूंगा ये सब एटम से मिलकर बने हुए हैं और सबके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ऐसे गोल गोल। तो हुआ, तो सबके कारण अपोजिट डायरेक्शन में करंट है भाई, ऐसे ही होगा करंट। ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, करंट मतलब समझ गए होंगे ना, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट। तो आप ही समझ लीजिए कि इसमें करंट नीचे और इसमें करंट ऊपर, तो एक दूसरे को कैंसिल। इसमें करंट नीचे और इसमें करंट ऊपर, एक दूसरे को कैंसिल। इसमें करंट नीचे, इसमें करंट ऊपर, एक दूसरे को कैंसिल। केवल किनारों वाला बचेगा, ऐसे वाला, केवल किनारों वाला बचेगा। यानी किसी भी मटेरियल की केवल किनारे का करंट बचेगा, बीच वाला खत्म हो जाएगा। वो किनारे का जो करंट है वो नेट डायरेक्शन ऐसे हो गया, जो इसको लूप बना देगा। और फील्ड में रख देने पर ये घूम जाएगा। यानी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के केवल सरफेस का करंट बचता है। किसका, सरफेस का करंट बचता है। मटेरियल के अंदर का नेट करंट जीरो हो जाता है। अब वो सरफेस का करंट लूप बना देता है। जैसे इसी के सरफेस मान लीजिए मैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैं इस थ्योरी के अनुसार कि हर पदार्थ एटम से बना है, एटम के इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो करंट बहता है। करंट बहने से, अब जब भाई एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, तो फिर ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाएगा तो फिर करंट होगा वो ऐसे डायरेक्शन में बहेगा,
ऐसे डायरेक्शन में बहेगा करंट, तो क्या हुआ, अब करंट बहेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे, करंट भाई क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ऐसे चल रहा है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और जब करंट ऐसे चलेगा तो करंट लूप बना देगा। तो मैं अगर ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है तो इस पर भी मैं ऐसे करंट का लूप मान सकता हूँ इलेक्ट्रॉन के कारण, और वो लूप सिर्फ सरफेस पर होगा। सिर्फ कहाँ पर होगा, सरफेस पर होगा, अंदर नहीं होगा वो लूप, ठीक है ना। ये किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। अब जरा सा एक चीज और मैं आपसे कहता हूँ, सर मैंने क्या चीज देखा था कि जब फील्ड इस डायरेक्शन में था, फील्ड जब इस डायरेक्शन में था तो इस पर फोर्स अंदर, इस पर फोर्स बाहर, जो इसको घुमा देता था। हाँ, अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो जो इसको ऐसे घुमा देता था, उस समय इस पर जो अंदर की ओर फोर्स लग रहा था वो मैक्स है, IVL sin 90। इस पर जो बाहर की ओर फोर्स लग रहा है वो मैक्स है, IVL sin 90। लेकिन जब लूप ऐसे से घूमकर ऐसे हो जाता है, लूप जब ऐसे से घूमकर ऐसे हो जाता है, ऐसे से घूमकर ऐसे हो जाता है, ऐसे से घूमकर ऐसे हो जाता है, यानी उस समय फार्मूला लगता है टार्क्यू का IBL sin थीटा। और ये थीटा एंगल है किसके किसके बीच का, IBL sin थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर और फील्ड का। एरिया वेक्टर का मतलब एरिया पर खींचा गया क्या लंब है, किस पर खींचा गया लंब है, एरिया पर। तो एरिया पर खींचा गया जो लंब है वो फील्ड से 90 डिग्री कब बनाएगा। ये देखो क्या कहा मैंने, टाउ मैक्स कब होगा, घुमाने के लिए जो टार्क्यू लग रहा है, इसको घुमाने के लिए जो टार्क्यू लग रहा है, तो आप चाहते हैं कि अगर आसानी से घूम जाए तो टार्क्यू मैक्स लगे, तो टार्क्यू मैक्स क्या होगा, टार्क्यू मैक्स IAB sin थीटा। तो क्या हुआ, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो टाउ मैक्सिमम होगा, साइन थीटा मैक्सिमम होगा 90 डिग्री पर, और थीटा एंगल है ए और किसके बीच का, बी के बीच का। तो अगर मैं आपसे एक चीज कहूं कि अगर फील्ड इस तरफ हो, जिस तरफ मैं बता रहा हूं, फील्ड इस तरफ हो और ये प्लेन होता किसका, यही इसी को आप लूप मान लीजिए, इसी बोर्ड को लूप मान लीजिए, ये प्लेन है, यही बोर्ड लूप है, इसका प्लेन जिस पोजीशन में, बोर्ड अगर प्लेन उसी पोजीशन में रहे तो प्लेन पर जो लंब है वो फील्ड से कितना बनाएगा, 90 बनाएगा, और टार्क्यू मैक्सिमम होगा। लेकिन जब हमारा ये बोर्ड घूम जाएगा, ऐसे से ऐसे हो जाएगा, तब जो इस पर लंब खींचोगे वो फील्ड से 90 नहीं बनाएगा। अगर ये ऐसे से ऐसे हो गया तो इस पर जो लंब है ये है इस पर लंब, ये, और ये फील्ड से, ये देख लीजिए मेरी उंगली फील्ड का डायरेक्शन है, आप देख लीजिए इसके मतलब प्लेन पर जो लंब है और फील्ड, इनके बीच देख लीजिए एंगल 90 नहीं है, थीटा हो गया। और जब साइन थीटा हो गया, 90 नहीं रह गया थीटा, तो अब आपका टाउ मैक्स नहीं होगा। टाउ मैक्स नहीं होगा तो इसको घुमाने के लिए लगने वाला टार्क्यू मैक्स नहीं होगा, और जब टार्क्यू मैक्स नहीं होगा तो घुमाने में थोड़ी क्या होगी, दिक्कत होगी। तो हमको कुछ ऐसा सोर्स निकालना है, कोई ऐसा तरीका निकालना है कि हर समय प्लेन पर टार्क्यू क्या लगे, मैक्स ही लगे, अधिकतम ही टार्क्यू लगे, मिनिमम टार्क्यू ना लगे, ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ये दिखाते हैं आपको। अब मैंने कहा अगर आप टाउ मैक्स चाहते हो तो थीटा कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। टाउ मैक्स चाहते हो थीटा 90 हो, थीटा 90 होने मतलब कि एरिया वेक्टर का जो परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर पर जो लंब है वो फील्ड से कितना बनाए, 90 बनाए। यानी जो तुम्हारा प्लेन है, प्लेन ये जो सतह है वो फील्ड के पैरेलल रहे अगर, तो जो इस पर जो लंब खींचोगे वो फील्ड से अपने आप 90 बनाएगा। और आपसे कहते हैं अगर आप लूप में केवल एक फेरा रखते हो तो टाउ इज इक्वल टू IAB sin थीटा। लेकिन अगर फेरा कर दिए कई सारे टर्म्स तो NIAB sin थीटा होगा। एक चीज और, अगर आप चाहते हैं कि टाउ हमेशा मैक्स ही रहे तो एक तरीका है, आप फील्ड को रेडियल कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल कर दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल करने का मतलब जो आपके मैग्नेट्स थे, मैग्नेट्स के जो पोल थे, उन पोल्स को आप आपको पता है, सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड किधर होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है, इधर ही होगा मैग्नेटिक फील्ड। और आपको ये पता हुआ है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एरियल हो जाएगा, अगर ऐसे है मैग्नेट्स के पोल, अगर मैग्नेट्स के पोल ऐसे हैं तो फील्ड ऐसे होगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट के पोल्स एरियल हो गए तो फील्ड ऐसे नहीं होगा, तब फील्ड ऐसे होगा। हर पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए बीच में नहीं होगा कोई फील्ड, बाकी सब फील्ड का डायरेक्शन ये होगा जो आपके सामने है। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल करने का मतलब मैग्नेट्स के जो दोनों पोल्स थे उनको कॉन्केव शेप में कर दिया, ऐसे कॉन्केव शेप में, कॉन्केव शेप में कर दिया ऐसे। जैसे बाल्टा हो, बाल्टा को बीच से फाड़ दीजिए, बीच से काट दीजिए तो दो पार्ट हो जाएंगे ना दोनों तरफ, ऐसे ऐसे हाफ सर्कुलर या हाफ सिलेंड्रिकल, वैसे ही कर दिया। अब एक काम करिए कि क्या किया जाए सर, आप एक कोई गोल सी चीज़ ले लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, अब चूंकि यहाँ मेरे पास अदर कोई मटेरियल नहीं है, ये देखिए मैंने ले लिया, ये गोल सी चीज़ है, गोल सा मटेरियल है, ये गोल सा फ्रेम है।
अब एक काम करिए, इस पर वायर्स को लपेट दीजिए ऐसे 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 ऐसे। कैसे कैसे लपेटेंगे समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये इस शेप में वायर्स को लपेट दीजिए जैसा आपकी आंख के सामने है, देख पाए? ये ऐसे ऐसे। तो वायर्स को जब आपने लपेट दिया, इसको ऐसे रख दीजिए, इसमें ऐसे ये रख दिया, ठीक है? सबको समझ में आया? ऐसे ऐसे लपेटा है, ये रख दिया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अब रखने के बाद क्या हुआ, अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश भी करिए भैया, अगर इसमें करंट फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो देखिए ऐसे ऐसे करंट बहेगा, किसी भी डायरेक्शन में करंट बहे, या ऐसे ऐसे करंट बहेगा, ऐसे ऐसे करंट बहेगा। अगर इसमें करंट फ्लो करा दें, ऐसे मान लीजिए करंट ऐसे निकल के आ रहा है, करंट ऐसे निकल के आ रहा है, ऐसे हो रहा है, फिर अंदर मुड़ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे करंट, फिर आया, फिर अंदर गया। तो अगर करंट ऐसे निकल रहा है, ऐसे आपकी तरफ करंट आ रहा है, ठीक, ये ऐसे रखा हुआ है जैसे आप देख पा रहे हैं, ऐसे रखा हुआ है, करंट आपकी तरफ निकल के आ रहा है, फील्ड किस तरफ है? इस तरफ है, यहाँ पर फील्ड इस तरफ है और करंट आपकी तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा? आपकी आंख के सामने ये फील्ड है, अंगूठा बाहर की ओर, क्योंकि इसमें से करंट ऐसे आ रहा है ना, अंगूठा बाहर की ओर, ये फील्ड है, फोर्स कहाँ की ओर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। यहाँ पर फोर्स ऊपर लगेगा, यहाँ पर फोर्स ऐसे लगेगा ऊपर। यानी अगर ऐसे रखा था तुमने और ऐसे ऐसे फेरे बना दिए थे, करंट ऐसे, तो यहाँ से तो करंट बाहर निकल रहा है, करंट इधर अंगूठे की तरफ, फील्ड इधर, तो फोर्स कहाँ की ओर? ऊपर की ओर। यानी यहाँ पर फोर्स ऊपर की ओर। और फिर ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे हुआ, फिर अंदर गया, फिर इस पर करंट जा रहा है अंदर की ओर, अंदर की ओर। तो अगर यहाँ करंट ऊपर आ रहा था तो फोर्स ऊपर, और यहाँ पर करंट अंदर घुस रहा है तो फोर्स कहाँ? नीचे, जो कुंडली को घुमा देगा। और अगर आप देख पाते हैं करंट इधर आपकी तरफ इस नीली कलम की ओर और फील्ड किस तरफ? इस तरफ, तो दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 है। तो टाउ क्या लगेगा? मैक्स लगेगा। और इस वाले में क्या कहते हैं? इस वाले में आपको पता है फील्ड भी इधर ही है और करंट भी, चाहे इधर और चाहे इधर करंट, इधर गया तो 0 डिग्री, इधर आया तो 180, यानी कि इस पर तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस वाले पर केवल इस पर लगेगा, ये बगल वाले पर, जहां से करंट, भाई करंट वहां इसे निकला, इधर आया, फिर इधर गया, तो इधर आने पर और करंट इधर जाने पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, बस इधर आने पर और जब करंट अंदर घुसेगा यहाँ बगल इधर, तो फोर्स लगेगा। अब क्या हुआ कि आपने कहा था कि टाउ को हर वक्त मैक्स रखना है। किसको हर वक्त मैक्स रखना है? टाउ को। तो जरा समझने की कोशिश करना, टाउ को हर वक्त कैसे मैक्स रखा जाए। क्या बताएं, कोई मटेरियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है? स्कूल हो तो दिखा देते। अब यहाँ देखो, अब क्या चीज़ कहते हैं, जब ये ऐसे से ऐसे हो गई, ये ऐसे थी बिल्कुल, जब ऐसे हो गई तो हम कहते हैं ऐसे हो गई, अगर थोड़ी तिरछी, मतलब ऐसे थी ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे है, और जब ऐसे हो गई, कुंडली थोड़ा घूम गई इस टार्क्यू के कारण, तो जब ऐसे हो गई भैया ऐसे, तब ये वाले फील्ड से लेना देना नहीं मेरा, ऐसे होने के बाद, ऐसे होने के बाद इस वाले फील्ड से लेना देना है, और थोड़ा ऐसे हो गई तो इस वाले फील्ड से लेना देना है। यानी हर समय एक ऐसा फील्ड रहेगा। ये देखो, जब ऐसे ऐसी थी क्वाइल, ऊपर फोर्स नीचे फोर्स, तब ये वाला फील्ड ले रहे थे, और जब ये रोटेट हो गई क्वाइल, यानी ऐसे हो गई, तो ये वाला फील्ड नहीं लेंगे, ये वाला फील्ड लेंगे, ये वाला थोड़ा और रोटेट हो गया ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये वाला फील्ड लेंगे। यानी हर समय कोई ना कोई फील्ड होगा, कोई ना कोई फील्ड हर समय ऐसा होगा जो इसके और इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना? ये देखिए, जब ऐसे हो गई है इस तरीके से, जैसे आप देख पा रहे हैं, दिखाएं, जब ये ऐसे हो गया, जब ये ऐसे हो गया, ये इस पहले ऐसे था, बिल्कुल ऐसे था, और जब ऐसे हो गया इस तरीके से, जैसे आप देख पा रहे होंगे ऐसे, तब ये वाला फील्ड लेंगे, समझ गए? और इसमें से करंट ऊपर आएगा, ये यहाँ से करंट ऊपर आएगा, करंट इधर और फील्ड इधर, ये फील्ड है और करंट इस तरफ आएगा, तो एंगल 90 हुआ, और यहाँ पर करंट नीचे अंदर जाएगा अंदर, और फील्ड तो ऐसे फिर 90 हुआ। यानी हर समय जैसे जैसे ये कॉइल घूमेगा, ये वाला जैसे जैसे ये घूमेगा ऐसे, एक फील्ड इस तरफ है, एक फील्ड यहाँ है जब एक कॉइल ऐसे हो जाएगा, एक फील्ड यहाँ है जब एक कॉइल ऐसे हो जाएगा, और हर समय इस पर नेट एक टार्क्यू लगेगा ऐसे, जो इसको ऐसे ऐसे घुमाएगा। समझ गए होंगे आप मेरी बात को?